पहले वो हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात किए, इलेक्ट्रिक नेटवर्क के बारे में बात किए, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में बात किए और इलेक्ट्रिकल एलिमेंट के बारे में बात की। सभी के बीच में डिफिनीशन बताया, कंपेयर करके स्टडी किए। ओके, बट हम लोग जो बात करते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम लोग यहाँ पे जो कंपोनेंट बात करते हैं वो कंपोनेंट एक्चुअली है क्या, बेसिक सर्किट कंपोनेंट एक्चुअली है क्या। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिक सर्किट कंपोनेंट वो तीन तरह का है, बेसिक जो हमारे पास वो तीन तरह का है। ओके, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। अब रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर जो है वो हमारा कंपोनेंट्स है, जिसको आप देख सकते हो, जिसको छू सकते हो। ओके, वो कंपोनेंट्स है। देखिए बहुत सारे डिवाइस में रेसिस्टर आपको पीला पीला लाल लाल दिखेगा, कलर कोड की तरह दिखाऊंगा मैं आपको स्क्रीन शेयर करके नेक्स्ट क्लास में। ओके, ये इसकी जस्ट बात। तो वो रेसिस्टर है। इंडक्टर आप ऐसे ऐसे कॉइल कर दिए, दैट इज कॉल्ड इंडक्टर। कैपेसिटर, कोई भी दो प्लेट हम लोग ले आए, ओके, उसके बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है देन दैट इज द कैपेसिटर। डोंट वरी, हम लोग डिटेल से बात करेंगे। ओके, तो ये हमारा सारा रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर है और उसका एलिमेंट रेसिस्टर एंड दियर एलिमेंट। ओके, एलिमेंट दिस वन, यानी कि अगर हम लोग रेसिस्टर एंड रेसिस्टेंस के बारे में बात करें, जिसके लास्ट में भी ओ आर लगा हुआ हो यहाँ पे, दैट इज द कंपोनेंट, और जिसके लास्ट में ए एन सी लगा हुआ हो, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो रेसिस्टर हमारा क्या है, सिंपल एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। ओके, इन विच हीट एनर्जी इज डिसिपेटेड। हीट एनर्जी को हम लोग डिसिपेट करते हैं कब, जब एनर्जी सोर्स को उस रेसिस्टर के क्रॉस, उस मटेरियल के क्रॉस अप्लाई किया जाता है। जब कोई भी एनर्जी सोर्स, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, अगर हम लोग रेसिस्टर के क्रॉस अप्लाई करते हैं, देन इट डिसिपेट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। डिसिपेट करना, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग। ओके, डिसिपेट, दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग। डिसिपेट यानी कि जो बर्बाद हो गया, वापस नहीं आ सकता अभी। ओके, यानी जो डेथ कर गया, खत्म, उसको वापस नहीं ला सकते। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल एलिमेंट में हीट एनर्जी डिसिपेट बात करें, तो वैसा एनर्जी जो हीट के रूप में जो है डिसिपेट हो गया सराउंडिंग में, हाँ उसको यूज कर सकते हैं हीटिंग इफेक्ट को, लेकिन उस एनर्जी को वापस रिकवर नहीं कर सकते हैं। जब वापस रिकवर नहीं कर सकते हैं, देन दैट इज कॉल्ड डिसिपेशन, हीट डिसिपेशन। उसको हीट डिसिपेशन कहते हैं। ओके, वापस उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं। देन रेसिस्टर अगर हम लोग बात की, दिस इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज dissipated when an energy source is applied across the device। अगर हम लोग डिवाइस के क्रॉस जो है कोई भी एनर्जी सोर्स, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स को अप्लाई करते हैं, दो ही सोर्स है आपके पास, है ना, या तो वोल्टेज सोर्स या तो करंट सोर्स। बताऊंगा मैं क्या होता है वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। बस इतना जान लो, वोल्टेज सोर्स यानी वोल्टेज के रूप में, करंट सोर्स यानी करंट के रूप में, बट डिटेल से दूंगा मैं, डोंट वरी।
तो अगर कोई भी सोर्स एनर्जी सोर्स जुड़ा हुआ है ओके रेसिस्टर के क्रॉस, तब उसमें एक हीट एनर्जी डिसिपेशन होता है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टर। और इसी रेसिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं रेसिस्टेंस। इसी रेसिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को रेसिस्टेंस कहते हैं। ओके रेसिस्टेंस। नाउ अगर हम लोग रेसिस्टेंस को डिफाइन करना चाहें, देन रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज a property of resistor or characteristics of resistor, okay, by which sorry by which it opposes the flow of current। ये करंट के फ्लो को ओपोज करता है और ऐसा करने में वो उस इक्विपमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हीट एनर्जी डिसिपेट करता है। यानी कि अगर हम लोग रेसिस्टेंस को बात करें, देन रेसिस्टेंस इज जस्ट ओनली और बेसिकली द फ्रिक्शन फॉर द करंट। जब करंट को ओपोज कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रिक्शन फॉर द करंट। फ्रिक्शन का काम ही होता है ओपोज करना, हेंस यहाँ पे टर्म हम लोग यूज किए फ्रिक्शन। देन रेसिस्टेंस इज जस्ट ओनली द फ्रिक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ओके इलेक्ट्रिक करंट के लिए फ्रिक्शन है ये, यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में ओपोज करेगा। और ऐसा करने में इन डूइंग सो ओके heat energy is dissipated from that device। okay now हम लोग अगर रेसिस्टेंस को देख रहे हैं तो ये रेसिस्टेंस आखिर ये कौन सा प्रॉपर्टी है उस डिवाइस का जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है। और जब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है तो ये कौन कौन सा जो है पैरामीटर पे डिपेंड करता है। ओके कैसे हीट एनर्जी डिसिपेट करता है, करंट को किस तरह से ओपोज करता है, कैसे वोल्टेज ड्रॉप होता है, कैसे ओम्स लॉ आता है, रेसिस्टेंस का फार्मूला कहाँ से आता है, कंडक्टेंस का फार्मूला कहाँ से आता है, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी। ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑल टर्म जो है जितने सारे मैंने बात किया ओके ये तभी आएगा जब हम लोग कंडक्टर का मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे। जब हम लोग कंडक्टर का मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे तब कहीं जाके पता चलेगा तो वहां पे रेसिस्टेंस कहाँ से आता है, रेसिस्टेंस का एग्जिस्टेंस कैसे होता है। ओके रेसिस्टेंस कैसे इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, कैसे वो जो है ओके वहां पे जब माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस का स्टडी करेंगे तो ओम्स लॉ कैसे आता है, व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी जो है ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो भी हमारा कंपोनेंट है उसके डायमेंशन पे डिपेंड क्यों नहीं करता है। रेसिस्टेंस उसके डायमेंशन पे यानी कि शेप एंड साइज पे क्यों डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है, मटेरियल पे क्यों डिपेंड करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको जानने के लिए हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक अभी पढ़ेंगे दैट इज द माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ कंडक्टर। ओके यहाँ पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो हम लोग देख रहे हैं ओके और हम लोग सिंपल रेसिस्टेंस के बारे में इसका सिंबल दिखा रहे हैं। ये सिंबल है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये इसका यूनिट है ओम। ओके दैट इज SI यूनिट और नथिंग। ओके वोल्ट पर एम्पियर। This is a resistor and resistance. I think no problem. नहीं ना, no problem. No. अब before going through the all elements, हम लोग बेसिक जो स्टडी करना चाहते हैं that is the macroscopic analysis of conductor. Okay, what is the analysis? हम लोग एनालिसिस कैसे करें? Okay, हम लोग कैसे बात करें, वहां पे जो है रेसिस्टेंस है, हम लोग कैसे देखेंगे तो वहां पे जो है
ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्यों होता है? ओम्स लॉ, एनीबॉडी डिफाइन इट? टेल मी व्हाट इज ओम्स लॉ? एनीवन? नो एनीवन, वेरी गुड, वेरी गुड, तो मिलना ही चाहिए ना भाई। नहीं, V directly proportional to Y. This one. ओके, देखिएगा, मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ कंडक्टर। मैक्रोस्कोपिक यानी कि उसको जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ओके, किस तरह स्टडी कर रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक व्यू लेकर, ओके। तो माइक्रोस्कोपिक व्यू लिए, यानी कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक कंडक्टर लेंगे, ओके। कंडक्टर जो बेसिकली आप लोग जानते हैं, ओके। कंडक्टर तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, कंडक्टर मतलब जिसके थ्रू कंडक्शन होता है, जिसके थ्रू कंडक्शन होता है, यानी कि उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, यानी कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गॉट इट? ये सारा फैक्टर है। तो ये जो सारा फैक्टर है, ये क्या बता रहा है? ओके, ये कि क्या बता रहा है कि ये करंट फ्लो करता है, कंडक्शन होता है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन? ये एक कंडक्टर है, ऑफ कोर्स कंडक्टर है, तो मैंने कहा था कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री है वहां पे। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने के बावजूद जब कंडक्टर्स हमारा जो है वो फ्री स्टेट में है, कंडक्टर इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट कहने का मतलब क्या है कि अगर ये कंडक्टर है तो इसको हम लोग कोई भी एनर्जी सोर्स से जोड़े हुए नहीं है। तो ऑफकोर्स जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे आप फ्री हो अभी, अभी नहीं, अभी तो सब लोग बंधे हुए हैं ड्यू टू कोरोना। लेकिन जब आप पटना आते हैं तो फ्री हो जाते हैं भाई। ओके, कैसे फ्री होते हैं? मन करता है भाई चले जाते हैं गुपचुप खाने के लिए, मन करता है चले जाते हैं भाई सिने मॉल घूमने के लिए, मन करेगा तो चले जाएंगे गंगा नदी घूमने के लिए। यू आर द फ्री, बट यू हैव द रैंडम डायरेक्शन। ओके, यानी कि आप जो है किसी सुपरविजन के तहत आप नहीं चल रहे हैं, आप जो है ओके रैंडमली मूव कर रहे हैं विदाउट एनी मोटिव। कोई मोटिव नहीं है आपका। जब कोई मोटिव नहीं है तो बिना मोटिव का घूम रहे हैं आप, ओके, देन उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। ओके,
कोई ईटा उठा रहा है, ईटा उठा उठा के वहां पे रख रहा है, ईटा उठा के यहाँ फेंक दिया, ईटा उठा के वहां फेंक दिया, वर्क तो कर रहा है, वो एनर्जी भी लग रहा है, बट वो प्रॉपर वे में जो है काम नहीं कर रहा है। ओके, उसी तरह से हम लोग कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो गया, यानी कि कोई भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर फ्री हो गया, देन दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो जब वो अगर फ्री हो गया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करने लगा, ओके, विद द गिवन टाइम करंट तो फ्लो करना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके पास नहीं कोई पाथ है, कोई पाथ नहीं है। वही आप आगे जाके पढ़ेंगे। ओके, इसी के अंदर में एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है लेंज लॉ के कारण, उसी करंट को कहते हैं ईडी करंट। मैंने आपको नाम सुनाया था करंट का, बहुत सारे करंट का नाम सुनाया था मैंने, नहीं, अल्टरनेटिंग करंट, गाइड करंट, प्योर डीसी, वेरिएबल डीसी, पल्सेटिंग डीसी, ईडी करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, कन्वेंशनल करंट, ट्रांजिएंट करंट। ओके, बहुत सारे करंट का नाम सुनाया था, उसी में ये एक ईडी करंट हो सकता है, बट उसका हम लोग आगे स्टडी करेंगे डिटेल में। ओके, जब हम लोग मशीन वगैरह पढ़ेंगे तब। अब हाँ होता है। ओके, नाउ तो हम यहाँ पे कंडक्टर से ये फ्री है, फ्री है यानी कि ये कहीं भी मूव कर रहा है, दे हैव द रैंडम वेलोसिटी। इसके पास रैंडम वेलोसिटी, जब रैंडम वेलोसिटी है देन दे हैव नो एनी नेट वेलोसिटी, दे हैव द जीरो वेलोसिटी। जब जीरो वेलोसिटी है तो उसके पास कोई मोमेंटम नहीं हो पा रहा है, ओके, एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, घूम रहा है, आपस में कोलाइड करके वहीं पे मर जा रहा है। कहने मतलब क्या है कि कोई आदमी देखते हैं ना, लाइक कभी इधर कभी उधर कभी उधर घूमता है, कभी उससे गाली खाता है, कभी उससे गाली खाता है, ओके, अब फिर वहीं पे कहीं फिर बैठ जाता है, फिर घूमता है, फिर वहीं बैठ जाता है, देन वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में घूम नहीं रहा है। तो अगर हम यहाँ पे प्रॉपर डायरेक्शन का बात कर रहे हैं तो प्रॉपर डायरेक्शन आएगा कैसे? बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, या हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को किसी एक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करना होगा, यानी कि जहां पे कंडक्टर है वहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन कर देंगे। या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कभी हो सकता है, ओके, मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, करंट का डायरेक्शन हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, सब जानते हैं आप लोग। ओके, तो अभी हम देखेंगे, अब ये हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम लोग ने क्या किया, इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। ओके, एक सेल लगा दी, बैटरी लगा दी, जिसका ईएमएफ ई है, तो ये प्लस पोटेंशियल, ये माइनस पोटेंशियल, हाइयर से लोअर पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऑन कर दिए, ओके, तभी जब ये कंडक्टर फ्री स्टेट में था, देन इलेक्ट्रॉन्स हैव द रैंडम वेलोसिटी। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है उस चार्ज पे फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू क्यू ई। ओके, क्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ओके, देन F ई इक्वल टू ई। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो जब क्यू नेगेटिव होगा
तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगना शुरू होगा, उल्टा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है ओके वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करने लगा, एक सुपरविजन के साथ, एक गाइडेंस के साथ। ओके, अब देखो सारा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। नाउ दे हैव द वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट, very important, not only for the purpose of electric circuit, also for the purpose of basic electronics. Okay, very important. हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किए, ओके, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है पहले उसका रैंडम वेलोसिटी होने के बावजूद, उसके पास वेलोसिटी होने के बावजूद नेट वेलोसिटी 0 हो गया। बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन किए तो वहां पे वो उसके पास एक नेट वेलोसिटी आया। तो इन दोनों के एवरेज वेलोसिटी को, इलेक्ट्रॉन के एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज defined as the average velocity of an electron when the conductor is placed in an electric field. Very good. इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग प्लेस करते हैं तो they have the net velocity, they have the zero velocity. ओके, तो ये हम लोग कह रहे हैं 0 + v/2, दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ये v इसके पास नेट वेलोसिटी आएगा। तब अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो है उस पर फोर्स लगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास तो मास भी है, और कोई भी बॉडी अगर मूव करता है देन बिकॉज ऑफ देयर मास, ओके रोहित, कोई बॉडी अगर मूव करता है देन बिकॉज ऑफ देयर मास, ओके, यानी कि उस पर मैकेनिकल फोर्स भी लग रहा होता है। ओके, यानी कि मैकेनिकल फोर्स ऑफकोर्स इस पे मास है, ओके, देन Fm मैकेनिकल फोर्स इक्वल टू m into a, नहीं, where m is the mass of an electron, a is the acceleration of the electron। ऑफकोर्स जब मूव कर रहा है तो फोर्स तो लगेगा ही, लग ही रहा है, और उस फोर्स के कारण एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। तो ये एक्सेलरेशन v = u + at, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी 0, a एक्सेलरेशन, and t is called relaxation time। relaxation time or collision time। Then what do you mean by relaxation time or collision time? What do you mean? Okay, what do you mean by relaxation time, collision time? Okay, how you can define it? How? आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम लोग अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? रिलैक्सेशन टाइम नाम है इसका, रिलैक्सेशन टाइम नाम है इसका, कॉलिजन टाइम, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम कितनी देर के लिए वो रिलैक्स रहा, इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करने का सेंस क्या हुआ, ओके, कितना देर के लिए कोलाइड हुआ, कॉलिजन टाइम। तो इलेक्ट्रॉन्स रिलैक्स और कॉलिजन किस सेंस में लोग बात कर रहे हैं, किस सेंस में लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलैक्स है, इलेक्ट्रॉन में कॉलिजन हो रहा है, ओके, व्हाट इज द सेंस, व्हाट इज द सेंस टू डिफाइन इट,
तो जब यहाँ पे कंडक्टर फ्री स्टेट में था तो उसके पास रैंडम वेलोसिटी था, बट नेट वेलोसिटी 0 था। अब जैसे ही जो हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किए या उसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, ओके, वैसे ही क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो गया, पार्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट उल्टा डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा डायरेक्शन में, तो पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो गया। तो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आने में वो तो बहुत ज्यादा वहां पे कॉलिजन हुआ होगा, ओके, जब बहुत ज्यादा कॉलिजन हुआ होगा, ओके, देन हम लोग यहाँ पे कॉलिजन को कैसे देखेंगे, इसको इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी स्कूल है, ओके, प्री स्कूल है या ओके अप टू 9th स्कूल है, ओके, अप टू 9th स्कूल है, ओके, वहां पे बच्चे प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं। ऑफ कोर्स वो तो आए हैं, ओके, वो बच्चे तो कुछ सोचो जो घर में कैद थे, जैसे स्कूल में आते हैं फ्री हो जाते हैं, उनको ध्यान ही रहता है कि मम्मा कितना मेहनत से कपड़ा प्रेस करके दी है, कितना मेहनत से बाल सवार के दी है, जूता बांध के दी है, कपड़े वगैरह जो है, बट जब वो जैसे ही फील्ड में आते हैं वो खेलना शुरू कर देते हैं। क्या हो रहा है, कपड़े के साथ बाल के साथ में वो फ्री है। जिन प्ले ग्राउंड में जो चाइल्ड हैं, जो स्टूडेंट हैं, ओके, वो क्या है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह, अभी उसके ऊपर किसी का सुपरविजन नहीं, बस सुपरविजन इतना ही है, उसको उसी फील्ड में खेलना है, फील्ड से बाहर नहीं जाना, ओके। तो वहां पे वो खेलता है, कूदता है, ओके, लेकिन जैसे ही बेल बजता है, बेल बजना शुरू होता है, जैसे ही बेल बजा, ओके, सब अपने अपने पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, यानी कि 1 क्लास के बच्चे अपनी लाइन में, सेकंड क्लास के बच्चे अपनी लाइन में, थर्ड क्लास के बच्चे अपनी लाइन में। लेकिन अलाइंड होने से पहले क्या बच्चे जो है एक एक लाइन में खेल रहे थे? जस्ट टेल मी इन द राइट, इन द चैट, अलाइंड होने से पहले बच्चे अपने अपने लाइन में खेल रहे थे? नो, वो इधर एंड दीदर जो है इधर उधर मूव कर रहे थे। दे हैव नो एनी डायरेक्शन, दे हैव नो एनी प्लानिंग, बस खेलना है तो खेलना है भी, ओके। जैसे ही बिल लगता है देन फुल्ली डिसिप्लिन होने का कोशिश करते हैं, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन मानने की कोशिश करते हैं। हम लोग भी किए हैं, आप लोग भी किए हैं, है ना, ओके। तो उस दौरान क्या होता है, किसी का पैर फंस गया, किसी का हाथ फंस गया, देखिए भाई उधर उसको नया घुमा के ऐसे करके, अरे देख के नहीं चलता है जी, ओके। गुस्सा गुस्सी हुआ, ओके, टकराने से क्या हो रहा है, ओके, गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया यानी कि टेम्परेचर राइज कर गया, नहीं बोलता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है भाई तुम्हारा आज, ठीक है, हल्का सा छुआ गया, गलती हो गया ना, बट नहीं, टेम्परेचर तो बढ़ गया, है ना, टेम्परेचर बढ़ गया, और वहां पे टेम्परेचर बढ़ गया यानी कि क्या हो गया, वहां पे बच्चे बच्चे टकराने से वहां पे हीट एनर्जी आ गया, हीट एनर्जी, दैट इज द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, ओके, दैट इज आफ्टर कॉलिजन, ओके। बहुत अच्छे से सुनेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंडीशन एंड दिस टाइम। तो लेकिन आग दिखा के वो बोल दिया भाई चलो तुमको बाद में हम देख लेंगे, है ना, लेकिन इस बीच में क्या हुआ, कॉलिजन हुआ, बहुत सारे बच्चों के बीच में कॉलिजन हुआ, और कॉलिजन होने बाद किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गया, तो वही कॉलिजन, है ना, कितनी देर के लिए कॉलिजन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉलिजन टाइम। अब हम आगे बढ़े, एक बच्चा से टकराए, फिर उधर से दूसरा बच्चा आया, फिर टकरा गया, तो कितने देर के लिए कॉलिजन हुआ, या दो लगातार कॉलिजन के बीच में अब कितना देर के लिए रिलैक्स रहे, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि अब वो रिलैक्सेशन टाइम, कॉलिजन टाइम को यहाँ पे बच्चे के सेंस में डिफाइन करना चाहें तो दो लगातार कॉलिजन होने में जो टाइम लग रहा है, सक्सेसिव कॉलिजन, कंटिन्यूअस कॉलिजन,
होने में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम या कॉलिजन टाइम। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन के सेंस में बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो फ्री था भाई मूव करने के लिए। तो मान लेते एक इलेक्ट्रॉन लिए, ये चल रहा था, इससे टकरा गया। ओके, आगे फिर इससे टकरा गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद और इस इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद इन दोनों के बीच में वो कितना देर रिलैक्स रहा, दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। या कितनी देर के बाद कोलाइड हुआ, बोथ आर सेम। कितनी देर के बाद कॉलिजन हो रहा है, कितना देर रिलैक्स रहा। ओके, दैट इज कॉल्ड कॉलिजन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। आई थिंक नो प्रॉब्लम। ओके, रिगार्डिंग द रिलैक्सेशन टाइम। नाउ अब सोचो, अगर कॉलिजन जो है, ओके, कॉलिजन, एक कॉलिजन और दूसरे कॉलिजन को होने में टाइम लग रहा है। ओके, और उस कॉलिजन के दौरान क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। बहुत तुम्हारा टेम्परामेंट हो गया भाई, है ना, टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तुम्हारा, है ना, होश उड़ा देंगे। ये सब लैंग्वेज आता है, लाइन आता है, शांत रहो शांत। ये हीट और कूल का बात हो रहा है यहाँ पे। दिस इज द फिजिक्स। ओके, दिस इज द फिजिक्स। जहाँ पे आप बात करते हैं लोग टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, इट मीन्स हीट एनर्जी बढ़ गया है। इट मीन्स उसका हीट एनर्जी बढ़ गया है। अब वो हीट एनर्जी कहीं ना कहीं तो डिसिपेट होगा ही होगा। ओके, वो आया कहां से, कॉलिजन होने के कारण आया। तो अगर ज्यादा जल्दी कॉलिजन हो, अगर मान लेते इस कॉलिजन से इस कॉलिजन होने में 2 सेकंड लग रहा है, ओके, यानी कि दो लगातार कॉलिजन के बीच में टाइम 2 सेकंड लग रहा है। ओके, अब अगर दो लगातार कॉलिजन होने में टाइम 1 सेकंड लगने लगे तो टेम्परेचर ज्यादा तेजी से बढ़ेगा या घटेगा, टेल मी। बढ़ेगा। बढ़ेगा। जब रिलैक्सेशन टाइम हमारा जो है, म्यूट कीजिए अपने आप को। जब रिलैक्सेशन टाइम जो है, ओके, रिलैक्सेशन टाइम यानी कि कॉलिजन टाइम जल्दी जल्दी कोलाइड होने लगा, जल्दी जल्दी कोलाइड होने लगा, तो क्या होगा उससे, उससे उसका जो है टेम्परेचर तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, ओके, रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि अगर रिलैक्सेशन टाइम हमारा बढ़ रहा है या टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, अगर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, ये घट रहा है तो बढ़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं ना। देन रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गॉट इट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ओके, ये समझ में आपको अब आ गया। नाउ अब मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ने A इक्वल टू वी वाई टॉ लिख दिया। ओके, सॉरी, V इक्वल टू ए टॉ लिख दिया। यानी कि Vd जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी V/2, तो A टॉ/2 हो गया। एसएससी जेई का क्वेश्चन है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। एसएससी जेई में पूछा हुआ, आप देखेंगे एसएससी जेई का जब बुक लेंगे ना तो उसमें क्वेश्चन रहेगा ही। इससे नहीं भी तो कम से कम एक क्वेश्चन हमेशा रहता है जेई में, जो टॉपिक में बता रहा हूँ। और सिर्फ जेई के लिए नहीं, आगे पढ़ने के लिए भी ये सब आपको जरूरत है। ओके, नाउ actually very basic and fundamentals, very basic and fundamentals for all engineering. Okay, for all engineering, आप गेट का एग्जाम दो, ईएस का एग्जाम दो, जेई का एग्जाम दो। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ओके, नाउ ये हम लोग का निकल गया ये एक्सेलरेशन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करने लगा तो वो तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगा, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप सोचो एक बॉडी है हमारा, एक बॉडी है, इस पे हम लोग फोर्स लगाए। ओके,
और यहाँ फ्रिक्शन हो रहा है। ओके, तो अगर ये फोर्स का वैल्यू इस फ्रिक्शन से कम है तो क्या बॉडी मूव करेगा? नहीं मूव करेगा। अगर यस इस सर। फोर्स का वैल्यू फ्रिक्शन से ज्यादा है तो बॉडी मूव करेगा, बट विद द एक्सीलरेशन मूव करेगा, यस सर। एक्सीलरेट होगा तेजी से। लेकिन अगर यहाँ पे फोर्स लगाए, इसको मूव करने के लिए जस्ट ग्रेटर देन द फ्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन ग्रेटर देन के बाद जैसे ही यहाँ पे इक्वल हो गया तो बॉडी मूव करेगा, मूव करेगा, बट यस। द कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, ठीक उसी तरह यहाँ पे इसको दो फोर्स लग रहा है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैकेनिकल फोर्स। ओके, यहाँ पे मोशन जो शुरू हुआ, ये वो फोर्स मोशन शुरू हुआ इसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। लेकिन अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होगा, तब तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ओके, यस सर। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में E E इक्वल टू ma, जस्ट राइट इन द चैट, बोलिए नहीं अभी। ओके, देन A इक्वल टू व्हाट, E P by m, दिस वन। ओके, ये आ गया, यानी कि Vd इक्वल टू क्या हो गया, E E बताइए। टू m। दिस इज द फार्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम सर। ओके, दिस वन, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। ओके, अब यहाँ पे कहीं कहीं देखेंगे बुक में Vd इक्वल टू ये फार्मूला भी दिया हुआ है, E tau by m। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू फार्मूला? ओनली टू का। E तो हमारा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। E हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम अप्लाई करेंगे। मास जो इलेक्ट्रॉन का है, ओके, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और ये रिलैक्सेशन टाइम या कॉलिजन टाइम, इसी का ये जब ये फार्मूला रहेगा, देन टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम और कॉलिजन टाइम। लेकिन जब ये फार्मूला रहेगा, देन टॉ इज द एवरेज कॉलिजन टाइम, एवरेज average collision time, average relaxation time, that is called tau. Okay, this is the drift velocity. Okay, तो हम लोग drift velocity को डिफाइन कर लिए, drift velocity का फार्मूला आ गया। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब हम लोग अगर बात करें फिर से, जो हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टर लिए हुए थे, ओके, अब उस कंडक्टर को हमने क्या किया, ये हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है। ओके, इसमें इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, उस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू E है। ओके, इसके चलते क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब देखो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगा तो करंट फ्लो करेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। Current always flows from higher potential to lower potential. Current always flows in the opposite direction of the flow of electron. इलेक्ट्रॉन के उल्टा डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। देन अब यहाँ पे आई जो चार्ज हमारे पास है, चार्ज टोटल चार्ज कितना होगा, Q इक्वल टू NE। हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
हम लोग ये जानते हैं। ओके, Q equal to Ne, where N is the number of electron, E is the electron. Okay, now I equal to QIT, charge per unit time. आपको जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली फ्लो करने लगा विद द गिवन टाइम, तब तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ही करेगा। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तो चार्ज को लिख दिए Q इक्वल टू Ne, और ये समय है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली जो यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है उस वो समय। तो हम लोग जानते हैं, है ना। ओके, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड किस स्पीड से इलेक्ट्रॉन अब मूव कर रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस वन। डिस्टेंस यहां से यहां तक L, और ये टाइम, तो T को हम लोग लिख सकते हैं L/VD। देन I इक्वल टू NE/VD/L, यानी कि NE/L, VD का फॉर्मूला EE/τ/m, 2m, यहाँ हम लोग 2m बात किए थे ना, 2m, यानी कि I इक्वल टू Ne² E, हम लोग τ लिख दिए, τ/2m। ओके, n इंटू L इंटू E, ऊपर नीचे हम लोग A से मल्टीप्लाई कर दिए। देन I इक्वल टू N A इंटू L E² τ, ओके, बाई 2m A E, तो वो लिख सकते हैं A कैंसिल, A इंटू L, ये क्या हो गया? वॉल्यूम। ओके, ये वॉल्यूम हो गया, है ना। तो हम लोग इसको अब लिख दिए A इंटू L, ठीक, इसको लिखे अब I इक्वल टू Ne²। देखिए ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आप एक एक फॉर्मूला और यहाँ बना सकते हैं। पहले हम यहाँ पे एक और फॉर्मूला बना लेते हैं। ओके, जो आपको आगे और काम देगा, NE/VD/L, तो NE मल्टीप्लाई कर दिए A इंटू L। ओके, मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा जो है ये A इंटू L वॉल्यूम, VD, इसको हमने लिख दिए स्मॉल m, यानी कि I इक्वल टू हो गया NE/VD। जिससे ये फॉर्मूला भी आपको काम देगा, जहां पे ये n क्या है? n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिफरेंट मटेरियल। ये n हमेशा चेंज होते रहे। एल्यूमिनियम के लिए ये अलग होगा, ओके, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, ओके, और ऑरम के लिए अलग होगा, सोना के लिए, ओके। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मटेरियल है हमारा, तो डिफरेंट जो है हमारा क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा। ओके, दिस इज n एंड दिस इज द फार्मूला। अब आगे एक टर्म आता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी दैट इज J, and J equal to I by A, all of you know current per unit area, that is J। ओके, इसको J करते हैं हम लोग, ओके, J, दिस वन। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं NE/VD, दिस वन, दिस इज द करंट डेंसिटी। तो ये हमारा एक फॉर्मूला ये आया, एक फॉर्मूला ये आया, कोई इशू नहीं है, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। नाउ हम लोग इसको आगे अगर सॉल्व करें
ये हम लोग आगे सॉल्व कर रहे थे, ये इसी को हम लोग आगे ले जाए, इतना करने की जरूरत नहीं है ना। इसी को हम लोग आगे ले जाए अब। I इक्वल टू एन ई ए, VT इक्वल टू ई ई tau by 2m. Okay, E is the electric field. Then I equal to N E square A, N E square tau by 2m. ये हो गया A into E. This one. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग जानते हैं, इसको लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट, जहां भी ग्रेडियंट लगा हुआ हो यानी कि एक स्लोप, ओके, जैसे दिस वन, ये यहां से यहां तक स्लोप, जो भी वैल्यू डिफरेंस इन वैल्यू आ रहा है, ये अगर मान लेते हैं हाइयर पोटेंशियल V प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस, ओके, तो V प्लस माइनस V माइनस बाई एक्स, या V2 माइनस V1 बाई एक्स, यानी डेल V बाई डेल एक्स, ये डेल एक्स है, उसी को हम लोग कहते हैं चेंज इन पोटेंशियल, डेल V बाई डेल एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं ऑलवेज हायर पोटेंशियल से क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, पोटेंशियल क्या अप्लाई किए, E, और लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना है, L, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, E की जगह पे E बाई एल। ओके, अब देखो, अब ये जो हो गया I इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ बाई 2m इंटू ए बाई एल इंटू ई, दिस वन, यानी कि I is directly proportional to E, this one, this is the Ohm's law, this one. Anybody tell me what is the Ohm's law? Ohm's law हम लोग बोलते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो ये कांस्टेंट हो गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, फॉर द गिवन डायमेंशन, डायमेंशन यानी कि इसका डायमेंशन दिया हुआ है, तो ए और एल जो है हमारा वो कांस्टेंट हो गया, ओके, जब हमारा मटेरियल दिया हुआ फॉर द गिवन मटेरियल, ओके, एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशन for the given material, comma, at constant temperature and physical condition, okay, current is directly proportional to the potential difference. तो ये कंडीशन क्यों लगा हुआ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको रिलैक्सेशन टाइम को कांस्टेंट करने के लिए, गिवन फिजिकल कंडीशन यानी कि एरिया और लेंथ को कांस्टेंट करने के लिए, ओके, मटेरियल दिया हुआ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को कांस्टेंट करने के लिए, और E और M तो कांस्टेंट है ही हमारा, तो ये भी हमारा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो सारा ये कांस्टेंट हो गया, ट्रू तो कांस्टेंट है ही, देन I is directly proportional to E, got it, this is the Ohm's law, दिस इज द ओम्स लॉ, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि I is directly proportional to E, ओके, और जब इसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ब्रेक करते हैं तब जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस, दिस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। जब भी कोई मैथमेटिक्स हो, ओके, या आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आप ब्रेक करेंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ब्रेक करने के बाद जो भी आपका प्रॉपर्टी आएगा, उस वो प्रॉपर्टी हमेशा इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पे ये क्या है, करंट है, तो करंट ज्यादा तब फ्लो करेगा जब ज्यादा कंडक्शन होगा, ज्यादा कंडक्शन यानी कि ज्यादा कंडक्टेंस, तो ये कंडक्टेंस देखो, अगर वोल्टेज दिया हुआ है तो जितना ज्यादा कंडक्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट होगा, और इसी कंडक्टेंस को हम लोग आगे जाके लिखते हैं G इक्वल टू 1/R, कंडक्ट करना, और ये रेसिस्टेंस रेसिस्ट करना, रोकना,
कंडक्ट करना यानी कि उसको फ्लो करवाना, तो ये हमारा रेसिस्टेंस हो गया। ओके, देन दिस इज द मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ कंडक्टर, और इसी में लोग फार्मूला की बात करेंगे। ओके, आगे जाके रेसिस्टिविटी और सर समझ में नहीं है। समझ नहीं आया, रिकॉर्डिंग देखिए, फिनिश नहीं आया तब बोलिए। आप तो बार बार लिख कर आ रहे हैं तो। ओके, तो फॉर्मूला समझ में नहीं है। म्यूट कीजिए आप। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ओके, इसको हम तुरंत समझा रहे हैं, रुको। ओके, आई इक्वल टू जी ई, जी का वैल्यू आ गया आपका एन ई स्क्वायर ए बाई 2m ए बाई एल। ओके, अब ये हमारा है जी, ये है कंडक्टिविटी ए बाई एल, जहाँ पे कंडक्टिविटी हो गया एन ई स्क्वायर टाउ बाई 2m। रेसिस्टिविटी आप जानते हैं कंडक्टिविटी का उल्टा होता है 2m बाई एन ई स्क्वायर टाउ। ओके, ये सारा भी शॉर्ट में इसलिए बता रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल करेंगे। ओके, आर इक्वल टू 1 बाई जी एंड रो इक्वल टू 1 बाई सिग्मा, कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी। ओके, दिस इज वेरी तो इंपॉर्टेंट। समझ नहीं आया। ओके,